आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने यवन आक्रमणकारी सेल्यूकस को परास्त किया था। देखिए, जो सेल्यूकस था ना, ये सिकंदर का सेनापति था। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो सेल्यूकस ये किसका सेनापति था? सिकंदर का। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वो जो है क्या करता है, पोरस के साथ उसकी एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। वैसे तो सिकंदर ने भारत के बहुत से राजाओं को हराया था, क्योंकि जिस समय सिकंदर भारत पर आया था, भारत पर आक्रमण किया था, तो जो पश्चिमोत्तर भारत था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो उसने बहुत सारे राजाओं को हराया, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे, उतनी कोई बड़ी सेना होती नहीं थी, तो आराम से उसने हरा दिया। लेकिन जो पोरस का मामला था, उसमें उसको जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। किसको? सिकंदर को। और पोरस को भी उसने हरा दिया था, लेकिन बड़े मुश्किलों से। तो सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति था। अब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। कब? 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में। तो उसके बाद जो सिकंदर है, उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो सेल्यूकस हो गया, और उसके जो बाकी जो अधिकारी होते हैं वो लोग जो है उसके राज्यों पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस सेल्यूकस ने क्या किया, सिकंदर ने जितने भी क्षेत्र जीते थे उसमें से जो पूर्वी वाला भाग था उसको जो है इसने अपने अधिकार में कर लिया। मतलब सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भागों पर सेल्यूकस ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब ये जो पूर्वी भाग था, इसमें ना भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला जो भाग है वो भी इसमें आता था। जो अफगानिस्तान वगैरह वाला भाग था, उन सब पर सेल्यूकस ने अधिकार कर लिया। अब जो सेल्यूकस था ये क्या चाहता था कि सिकंदर ने सिंधु नदी के पार के जिन क्षेत्रों को जीता था, व्यास नदी तक आ गया था ना सिकंदर, फिर व्यास नदी के बाद वो वापस लौट गया था। लेकिन जो व्यास नदी मतलब सिंधु के पार वाले जो क्षेत्र थे, उन पर जो है फिर से भारतीयों का अधिकार हो गया था। तो जो सेल्यूकस था वो चाहता था कि वो जो है सिंधु नदी के पार के क्षेत्रों को भी जीते और वहां पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करे। ये सेल्यूकस का विचार था। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसने जो है 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। आप लोग ये तो समझ रहे होंगे ना, ईसा पूर्व ये उल्टा चलता है। 326, 323, 305 ऐसे, तो ये उल्टा चलता है। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या अंतर है उसको देखिएगा, अच्छे से पता चल जाएगा। तो सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले सेल्यूकस ने ना बेबीलोन और बैक्टीरिया जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों को जीत लिया था। बेबीलोन वही स्थान है जहां पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो उन क्षेत्रों को जीतने के बाद सेल्यूकस जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जो दूसरे राजा थे, जो दूसरे हिंद यवन शासक थे, वो भी जो है सेल्यूकस की शक्ति के सामने झुकने लगे थे। क्यों? इसने बेबीलोन और बैक्टीरिया तक को भी जीत लिया था। अब भाई ये भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है, यहां तक कि भारत वगैरह सबको जीतना चाहता है। 305 ईसा पूर्व में अटैक कर दिया। अब ये जो समय है 305 ईसा पूर्व, इसको लगा कि इसका जो स्वामी सिकंदर, जब उसने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अब देखिए 326 ईसा पूर्व का भारत कैसा था। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो जो पश्चिमोत्तर भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। काफी छोटे छोटे कबीला टाइप के भी राज्य हुआ करते थे, एकदम छोटे छोटे राज्य। बहुत सारे अनगिनत राज्य थे वहां पर, जिनको सिकंदर ने बड़ी आसानी से हरा दिया। तो सेल्यूकस को भी लगभग कुछ ऐसे ही लगा, वो तो मतलब कीड़े मकोड़े टाइप के हैं, आराम से जाऊंगा, हरा के आ जाऊंगा। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, इसीलिए सिकंदर आगे नहीं बढ़ सका, इसका ये मानना रहा होगा। लेकिन मैं जो हूं अपनी सेना को आगे बढ़ा के ही रहूंगा। लेकिन अब ये जो समय है 326 ईसा पूर्व का जो समय है भाई, ये पुराना वाला भारत नहीं था। इस समय भारत में कौन शासन कर रहा था 305 ईसा पूर्व में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था ना। तो इस समय कौन था भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था। जो सेल्यूकस था, इसका मुकाबला छोटे छोटे राजाओं की सेना से न हो करके एक विशाल साम्राज्य के शक्तिशाली सेना से इसका मुकाबला होने वाला था। सिकंदर एक विशाल सेना लेकर के आया था, लेकिन उस विशाल सेना को छोटी छोटी सेनाओं से ही
भिड़ना पड़ा था। हालांकि उन छोटी छोटी सेनाओं ने भी सिकंदर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिर भी सिकंदर को काफी सफलता मिली थी। लेकिन सेल्यूकस के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि अब जो है भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुका है और इस शक्तिशाली साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली सेना भी है। तो यहां पर जो है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य भीषण युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक कमाल के सेना नायक थे और उनकी जो सेना थी वो भी युद्ध कौशल में माहिर थी। तो यहां पर जो सेल्यूकस को है ना घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। उसको जब लगता है कि भाई अब जो है मेरी हार निश्चित है, तो वो जो है समझौते की पेशकश करता है कि भैया समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, मेरे को यहां से जिंदा जाना है वापस, न कि हाथ पैर कटवा के या फिर मर करके। तो ये जिंदा जाना चाहता था, इस कारण से इसने जो है समझौता के लिए तैयारी की, समझौता की पेश किया। तो अब जो चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है संधि कर लेते हैं, तो संधि होती है दोनों के बीच, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। अब संधि की कुछ शर्तें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि सेल्यूकस हारा था, इस युद्ध में सेल्यूकस हार गया था और वो संधि करने के लिए तैयार हुआ, तो सेल्यूकस ने ना काफी सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। कौन कौन से वो क्षेत्र थे, तो देखो जो अफगानिस्तान है ना, आज का जो अफगानिस्तान है, लगभग वो पूरा का पूरा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान का भी काफी सारा भाग, जो सिंधु के पार वाला जो क्षेत्र था, वो भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र थे, 4 स्थानों के नाम पूछा जाता है अक्सर। एक था अराकोशिया, अराकोसिया नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखना होगा क्योंकि पूछा जाता है। ये अराकोसिया कौन सा स्थान है, तो अफगानिस्तान में आज एक स्थान है कंधार, कंधार। तो ये जो है उस समय अराकोसिया के नाम से जाना जाता था। मतलब जो यूनानी लोग थे वो अराकोसिया बोलते थे। कंधार हाईजेक, प्लेन हाईजेक हुआ था ना, कंधार लेके गए थे, नेपाल से हाईजेक किया गया था, फिर उसको कंधार लेके गए थे, तो वो। उसके बाद देखिएगा अगला है पेरी पेमिस डाई, पेरी पेमिस डाई या दाई भी लिख देता है कई बार। ये कौन सा स्थान है, तो काबुल, ये भी अफगानिस्तान में है ना, काबुल भी कहां है, अफगानिस्तान में है। इसके बाद एरिया, तीसरा जो स्थान है वो है एरिया, ये हेरात, हेरात। तो ये भी जो है किसको मिल जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चौथा स्थान जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, ये जो जेड्रोसिया है ना, मकरान तट के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता था। तो ये जो 4 क्षेत्र है, अराकोशिया, पेरीपेमिस डाई, एरिया और जेड्रोसिया, ये जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान पहुंच गया। देखो अगर आप लोगों को नक्शा ध्यान में है तो देखिए भारत, उसके बाद फिर पाकिस्तान, उसके बाद फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के उस पार ईरान। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य जो है यूनानी जो ईरान तक पहुंच गया था, ईरान की सीमाओं को स्पर्श करने लगा, या फिर बोलेंगे पारसिक साम्राज्य तक पहुंच गया उसका साम्राज्य। तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा भारत, बांग्लादेश, ये सब जो है किसी जमाने में एक राजा द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जो कि आज देखो कितने सारे देशों में बट गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब। तो किसी जमाने में सब जो है एक ही हुआ करता था। तो ये 4 स्थानों के नाम याद रखेंगे। अब इसके बाद एक और, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इसने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए, 500 हाथी। इसके अलावा इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था उसमें ना एक विवाह का भी जिक्र मिलता है। और काफी सारे इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि जो सेल्यूकस था जब वो युद्ध में हार रहा था तब उसने जो है अपनी बेटी, जिसका नाम हेलन था, हेलन या फिर हेलना या कार्निया, ऐसे अलग अलग नाम मिलता है, हेलन या फिर हेलना। तो कहते हैं कुछ इतिहासकार, हालांकि ये उतना ज्यादा प्रमाणित नहीं हो पाया है, कि जो सेल्यूकस था जब वो हारने लगा तो उसने जो है अपनी बेटी को आगे किया। इसकी जो बेटी थी हेलन, ये बड़ी खूबसूरत थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य देख करके बड़ा मोहित हो गया और सेल्यूकस के सामने पेशकश की कि अगर तुम अपनी बेटी से मुझे ब्याह करवा देते हो तो मैं तुमको जो है छोड़ दूंगा
मतलब नहीं हराऊंगा युद्ध में, नहीं मारूंगा, इस टाइप से। तो ऐसा भी कुछ कहा जाता है, लेकिन उतना जो है उसको प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अगर ऐसा होता ना, मजे की बात देखिए, अगर ऐसा होता कि सेल्यूकस युद्ध में हार रहा था और अपनी बेटी को आगे करके विवाह कर दिया, तो एक तरह से देखे तो ये सारा क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया, ऐसे भी जो है काफी सारे इतिहासकार कहते हैं। तो जो भी हो, हेलन अथवा हेलेना, इससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। इससे संबंधित एक चीज आप याद रखेंगे कि ये जो विवाह था हेलन और चंद्रगुप्त मौर्य का, ये भारत में हुआ पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, इंटरनेशनल मैरिज। देखो, ये भारत का जो दूल्हा है वो भारत का, और दुल्हन कहां की भाई, यूनानी ना, तो एक इंटरनेशनल मैरिज यहां पर देखने को मिलता है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय विवाह का पहला उदाहरण कब देखने को मिलता है, तो मौर्य काल में देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन का विवाह। उसके बाद ये एक तरह से ना बस समझौता था, राजनीतिक मतलब राजनीति के दृष्टि से ये विवाह हुआ था, कूटनीति पूर्वक ये विवाह किया गया था। मतलब सेल्यूकस को लगा होगा शुरू में, तो वो ये सोच के भारत में आक्रमण किया था कि भाई यहाँ का जो शासक होगा चंद्रगुप्त मौर्य, देखते हैं कौन है, कौन सा छोटा मोटा शासक होगा, ऐसा उसको लगा होगा। लेकिन जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत देखी तो ये सारा क्षेत्र उठा के दे दिया, अपनी बेटी भी उठा के दे दिया, ताकि वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शत्रु न बना करके उसको अपना मित्र बना ले। जो भी ताकतवर व्यक्ति होता है उसको, उसके साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं, कोई उसको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो इसने भी अपना मित्र बना लिया। अब यहां एक और चीज का जिक्र करना पड़ेगा, मेगस्थनीज। अब भाई बेटी दिया है तो एक आदमी को भी भेज दिया, जाना भैया देख उधर, परेशान तो नहीं करता, इस टाइप से। तो मेगस्थनीज, ये जो मेगस्थनीज है, ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में ये भेजा गया। कौन? मेगस्थनीज। भाई अब दोनों के बीच मित्रता हो रही है तो राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कोई राजदूत उस तरफ नहीं भेजा, इस तरह का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ सेल्यूकस ने भेजा मेगस्थनीज को, क्योंकि भाई सेल्यूकस को क्या लगता था, इस आदमी से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है, ये जो है बड़ा शक्तिशाली है, इसको जो है संतुष्ट रखो, खुश रखो। तो मेगस्थनीज को भेजा। अब मेगस्थनीज यहां पर आता है, अब यहां उसने जो भी देखा, जो अनुभव किया, उसको जो है उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया, इंडिका। लोग डायरी लिखते हैं ना, तो वैसे ही इसने जो है पुस्तक लिखा, डायरी लिखा, जो इंडिका नाम से प्रकाशित हुई, जो कि आज के समय में अनुपलब्ध है। इंडिका जो मूल रूप में नहीं मिलता है। उसके बाद के जो लेखक हुए ना, जैसे कि प्लूटार्क, प्लिनी, एरियन, स्ट्रेबो, इन्होंने जो है इंडिका के उद्धरण अपने पुस्तकों में दिए हैं, इस पर भी मैंने जानकारी दी हुई है। तो ये था भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से सेल्यूकस को हराया और सेल्यूकस को अपना ससुर बना लिया, उसकी बेटी से विवाह कर लिया। तो ये एक तरह से इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है पहला ऐसा शासक था जिसने भारत के जो दूसरे मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौता किया, ये भी हम बोल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ ना, संधि हुआ, ये एक तरह से इसका मित्र बन गया। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे इसको। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।